नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रारब्ध के सभी दर्शकों का हमारा नमस्कार। और आज का जो हमारा विषय है वो है आपदा प्रबंधन से संबंधित। आज हमारे साथ इसके लिए बातचीत करने के लिए अवनीश पीएन शर्मा जी हैं, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च के मेंबर हैं और एक कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, साथ में प्रारब्ध.in के एडिटर एंड फाउंडर हैं। सर, अभी हम ये देख रहे हैं कि देश में बाढ़ के बहुत बुरे हालात हो रखे हैं, जिसमें कई सारे प्रदेश जिसकी चपेट में हैं। और हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ जैसा शहर हो, दिल्ली हो ऑफ कोर्स, और बिहार और उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ के कुछ असर तो है। और नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो प्रदेश हैं वो हर साल जो है कि हमें सुनने को मिलता है कि बाढ़ के बहुत बुरे असर वहां पड़ते हैं। तो इसके बहाने एक बातचीत ये भी करनी बहुत जरूरी है सर, कि जैसे सरकार के उपलब्धियों की जब बात होती है तो अक्सर उन विषयों पर बात होती है जो काम किए गए हैं, जो कुछ नया किया गया है। जैसे चंद्रयान का भी प्रक्षेपण हुआ तो वो विजुअल सारे देश ने, सारी दुनिया ने देखा। हाईवेज बनते हैं, नए हाईवेज बन रहे हैं, उनका उद्घाटन होता है, तो वो एक काम है जो हो रहा है, तो वो दिख रहा है, इसलिए उसको अचीवमेंट माना जा रहा है। पर कई सारे ऐसे काम होते हैं जिनका न होना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, या बहुत सारी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं, या एक नेगेटिव फोर्सेस या नेगेटिव इमेजेस होते हैं जिनका न होना ही अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे भारत में बहुत पहले से बम फटने की एक आम बात हो गई थी कि बस में इधर उधर कहीं भी हम लोग को सुनाई देता था कि सतर्क रहें, सावधान रहें, कोई भी वस्तु बम हो सकती है। हर तरफ से हमको एक बात बताई जाती थी कि आप सुरक्षित नहीं हैं, ये आप मान के चलिए, कहीं भी कभी बम फट सकता है, इसकी कोई जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, आपकी अपनी होगी। 2004 से 14 के बीच में तो पर्टिकुलरली, और मुंबई के ट्रेन हो ब्लास्ट हो, या जयपुर में हो, या कहीं भी, मतलब इट वाज ऑल ओवर द कंट्री। पर अब 2014 से 2000 आज जब हम बैठे हैं तो ये घटनाएं करीब करीब खत्म हो गई हैं। इनका ना होना मतलब ये हमारे जीवन से बहुत बहुत आसानी से हम इसको देख रहे हैं कि ये अब नहीं होती हैं, तो अब ध्यान में भी नहीं आता है कि ऐसा कभी लास्ट कब हुआ था। ट्रेन दुर्घटनाएं पहले बहुत होती थी, वो बहुत कम हो गई हैं। इस प्रकार की न्यूज अब बहुत कम हो गई है। तो एक ये है सर, मुझे बचपन का याद है कि उड़ीसा में चक्रवात आया था, तो अखबारों में यह था कि चक्रवात तो आया ही आया था, उसके बाद में जनता तक कोई राहत नहीं पहुंची थी, और जनता भूखों मर रही थी, और वो फिर आम की गुठलियां खा रहे थे, या कुछ इस तरीके से। बड़ा एक विचित्र सा 95-96 की बात है, जो मैं छोटा बच्चा था। उसके बाद मेमोरी में एक आता है भुज का जो भूकंप था, वो भी आता है। तो सर, इन आपदाओं के बहाने जो देश में एक हमें बहुत बेहतर प्रबंधन दिख रहा है, आपदा प्रबंधन, जो मुझे लगता है कि जिस पे बात करना बहुत जरूरी है। तो आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें सर कि ये आपदा प्रबंधन कैसा चल रहा है देश में, और इसके क्या नतीजे आ रहे हैं। बिल्कुल संदीप जी, सबसे पहले तो प्रारब्ध के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आपदा प्रबंधन एक बात जो हम लोगों ने अभी शुरू की है, भले ही वो कुछ दुखी कर देने वाली वजहों से शुरू हुई है। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा है, पंजाब में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, लेकिन अचानक पिछले कुछ घंटों से 2 या 3 दिन से होता है ना कि जब अपना चिराग खतरे में होता है तो फिर पूरे घर में शोर मचता है। दिल्ली डूब गई, ऐसा नहीं है कि पूरी दिल्ली डूब गई, लेकिन हाँ, यमुना ने अपना वास्तविक स्वरूप लिया है। ये एक फर्क है। यमुना उसी लाल किले के किनारे से फिर बह रही है जहां वो प्राकृतिक रूप से बहा करती थी। तो ये भी एक एंगल है। बहरहाल, उस बहाने आपने आपदा प्रबंधन की बात की। देखिए, इस देश का एक सौभाग्य रहा है कि ये मल्टी कल्चर्ड देश है। अगर यहाँ पे खूब सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, यानी बहुसंस्कृति वाला देश है, तो बहुत सारे मौसम भी हैं, उसी के साथ बहुत सारी भूगोल भी हैं। यहाँ अगर रेगिस्तान भी है तो पहाड़ भी, लगातार बड़े जंगल भी हैं, यानी हर तरीके से बहुत सारे मिक्स मल्टी कल्चर्ड कह लीजिए, हर चीज में मल्टी आप लगा लीजिए, वो वाला हमारा देश है। अपने पूर्ण स्वरूप में है यहाँ पर। बिल्कुल।
और इसीलिए कहा जाता है ना कि अगर कोई विदेशी आए और भारत का एक हिस्सा देख के चला जाए तो वो तो भारत के बारे में कुछ और ही सोचेगा। आप सोचिए जरा, कश्मीर में कोई आके चला जाए तो वो तो सोचेगा पूरा भारत जो है वो पहाड़ है। और अगर कोई राजस्थान के रेगिस्तान से चला जाए तो उसके भारत के बारे में क्या कल्पना होगी। वहीं कोई केरल के तट पे होके चला जाए तो वो तो सोचेगा भारत की मुख्य भाषा जो है कन्नड़, तेलुगु है, तमिल है, साउथ में आके चला जाए। तो ये स्थितियां हैं। अब क्या है कि ये दुर्भाग्य रहा इस देश का कि 1947 के बाद आपदा, देखिए दैवीय होती है, उसके साथ दैवीय आपदा नाम का शब्द ही जुड़ा है। इसलिए आप ये कहिए कि आपदा आए ना, हम प्रबंधन क्यों उसका करें, ये कोई बात नहीं होती है। अगर ऐसा नहीं होता, वो दैव संयोग न होता तो उसको दैवीय आपदा कहते नहीं। तो बहरहाल वो आपदा तो आएगी, प्राकृतिक आपदा बिल्कुल आएगी, कभी भी आ सकती है। लेकिन उसके सामने 1947 के बाद से कहीं भी कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बना इस देश में कि अगर संयोग से कोई आपदा आ जाती है तो उसका सामना कैसे किया जाएगा। ये इस हाल पर छोड़ दिया गया कि जब जो जहां सरकार रहेगी, जब जो जहां तंत्र रहेगा, आंधी आ गई तो वो उससे निपटेगी, बाढ़ आ गई तो वो उससे निपटेगी। इस तरीके से इन कामों को छोड़ दिया गया। एनडीए का रिजीम जब आया, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी वाला, तो उस समय से एक शुरुआत हुई इस बारे में सोचने की कि साहब राष्ट्रीय स्तर पर एक कोई ऐसी नीति होनी चाहिए, एक कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए कि जो राष्ट्रीय स्तर पर आपदाओं का मैनेजमेंट कर सके, उसको सही समय पे उसको हैंडल कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट एनडीए के समय आया और सरकार 5 साल, कोई भी काम सरकारी जो है ना वो 5 साल के खांचों में नहीं बट के होता। वो बड़ा सस्ता अप्रोच होता है कि 5 साल एक योजना आते ही सरकार बदल गई तो दूसरी योजना, वो बड़ी सस्ती बात होती है। तो ये काम कागजों में चल रहा था, गृह मंत्रालय के अंदर चल रहा था, प्रधानमंत्री ऑफिस के यानी पीएमओ की देखरेख में चल रहा था। अंततः 2006 में पहली बार भारत में एक राष्ट्रीय स्तर पर संस्था की स्थापना होती है जिसका नाम आपने बताया एनडीआरएफ, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल। इसकी स्थापना हुई राष्ट्रीय स्तर पर। अब और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको दिया गया होम मिनिस्ट्री के अंडर। अब क्या है कि आपदा कभी भी आ सकती है और आपदा का मैनेजमेंट इमरजेंसी लेवल पे होता है। तो एक ऐसी डेडिकेटेड संस्था जो 24/7 7 के 365 दिन इस बात के लिए तैयार रहे, और न सिर्फ तैयार रहे, देखिए मन से तो बहुत सारे लोग तैयार रहते हैं, तन से भी बहुत सारे लोग तैयार रहते हैं, संसाधन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे आप। तो उसके पास एक पर्टिकुलर फंड, एलोकेटेड बजट, तैयारियां, एक पूरा सिस्टम। आप देखिए तो एनडीआरएफ के पास मलबा हटाने से लेके मलहम पट्टी तक की व्यवस्था उनके पास होती है। डॉक्टर्स उस टीम के बाय डिफॉल्ट हिस्से होते हैं। रिस्पांस टीम एनडीआरएफ कहीं जाती है तो सिर्फ बेलचा, फावड़ा, कुदाल लेके नहीं जाती, रस्सी लेके नहीं जाती लोगों को बचाने के लिए, वो पानी की बोतल भी लेके जाती है, वो खाने के पैकेट भी लेके जाती है, वो एंटीसेप्टिक क्रीम भी लेके, यानी डॉक्टर्स भी होते हैं, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज होता है एनडीआरएफ का। उसके बाद से थोड़ा सा एक ऐसा सिस्टम बना इस देश में कि हाँ कहीं भी कुछ हो रही है, कोई आपदा आई तो फटाक से एनडीआरएफ वहां जाती है। अब 2006 में बंद तो गई, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था एनडीआरएफ का गठन करने के बाद भी ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति भारत में नहीं थी। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी, पॉलिसी ही नहीं थी। एक संस्था बना दी गई। अब वो संस्था कैसे काम करेगी, उसका कैसे फंड होगा, वो स्टेट में कैसे किससे कोऑर्डिनेट करेगी, किस तरीके से एक्शन में आएंगी, वो सूचना एक दूसरे से पासन करने का प्रोसीजर क्या होगा, ये सब कहीं था ही नहीं। आपके पास कोई स्ट्रक्चर्ड बिल्कुल नहीं। आपने एक एनडीआरएफ बना दिया
और उस एनडीआरएफ में स्टेट पुलिस से कुछ लोग ले लिए, स्टेट मेडिकल हेल्थ सर्विसेज से कुछ लोग ले लिए, राशनिंग से कुछ लोग ले लिए, एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ लोग ले लिए और एक फोर्स का गठन हो गया। लेकिन कोई नेशनल पॉलिसी थी ही नहीं। 2016 में आप सोचिए जरा, 1947 में हम आजाद हुए और 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति बनी, पहली बार 2016 में। और आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आज 16 तारीख है जुलाई की जी, और बीते महीने यानी जून के महीने में 13 जून को अभी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय स्तर की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद थे, जिसमें गृह मंत्री मौजूद थे और अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद थे। तो 2016 में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपदा नीति बनी और अभी रिसेंट बैठक हुई है, 13 जून को यह बैठक हुई है, जिसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी चीजें एलोकेट की गई हैं। तो क्या ये भी कह सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, ये भी कह सकते हैं कि ये अंदाजा रहा होगा कि बारिश का मौसम शुरू हो रहा है और उससे पहले हमें तैयारी कर लेनी है? अब आप अगर आपके प्रश्न का उत्तर मैं इसी 13 जून वाली जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति की जो बैठक हुई है उसके 3 जो शुरुआती फैसले हैं उसी से निकाल के दे देता हूं जी। 8,000 करोड़ से ज्यादा की 3 प्रमुख योजनाओं की घोषणा की गई और उस पर काम शुरू हुआ। पहला था राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए। उसमें 7 सबसे बड़ी आबादी वाले मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे में शहरी बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए 2,500 करोड़ रुपए। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट 17 और स्टेट्स और सेंट्रल टेरिटरी में भूस्खलन शमन के लिए 825 करोड़ रुपए है, यानी इसका एक अलग से योजना बनाई गई, राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना। अब आप ये 3 हाईलाइट ही देख लीजिए और जरा मिलान कर लीजिए, करिए। उत्तराखंड में, हिमाचल में जो तमाम भूस्खलन हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो तमाम भूस्खलन हो रहे हैं, जितने भी पहाड़ी राज्य हैं वहां भूस्खलन होना ही होना है अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो ये प्रायोरिटीज बताती हैं कि कैसे आज जब देश उन प्राकृतिक आपदाओं में मौसम जनित है, वर्षा का मौसम है तो ये समय चल रहा है, लेकिन सरकारी स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति होने के कारण एक प्रॉपर बैठक हो चुकी है जिसमें सारे लोग शामिल हैं। अब जरा आ जाते हैं दिल्ली पे। देखिए, दिल्ली का उदाहरण देना बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम दिल्ली पर बड़ा फोकस्ड बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन आप सोचें कि जब हम ये कह रहे हैं कि 17 राज्यों में ये योजना अभी बनाई गई, अभी तो मैंने सिर्फ आपको 3 हाईलाइट पॉइंट दिए हैं उसके ना। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, जब दिल्ली में बाढ़ आई तो सबसे पहले उन्होंने चिल्लाना क्या शुरू किया कि साहब हथनी कुंड बैराज से कितना पानी छोड़ दिया गया, हमको तो पता ही नहीं था, किसी ने बताया नहीं, जानबूझ के। और कल जिसको कहते हैं ना कि राजनीतिक धृष्टता की पराकाष्ठा, संजय सिंह उनके सांसद ने कल बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगा दिया कि यह तो भाजपा जनित बाढ़ है जो दिल्ली को बर्बाद करने के लिए दिल्ली पर थोपी गई है। ठीक है सर, उन लोगों से यही उम्मीद है, छोड़ दीजिए उन लोग को। भाई साहब बहुत ही निकृष्ट लोग हैं, छोड़ दीजिए उनको। भाई साहब, इस देश में 2016 से राष्ट्रीय आपदा नीति लागू है, एक एक बैठक, एक एक इंस्ट्रक्शंस रिकॉर्डेड हैं और होते हैं उस राष्ट्रीय आपदा नीति के तहत। कब कहां कितना पानी छोड़ा जाएगा, इसकी कब किसने कैसे सूचना दी है, उसका सिलसिला मौजूद है। आप कहेंगे तो मैं घंटे भर से बिल्कुल बैठ के बांचना शुरू कर दूंगा, लेकिन अब कंट्राडिक्टरी मामला हो रहा है। सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं कि आपको पता था
पहले उन्होंने कहा कि बैराज से पानी छोड़ दिया गया। जब उनको ये पता चला कि साहब बैराज पानी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बैराज इस काम के लिए होते ही नहीं है, तो उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं। एक पढ़ा लिखा, स्वयं को पढ़ा लिखा ये व्यक्ति कहने वाला, आईआईटीएन खुद को क्लेम करने वाला, वो कहता है कि साहब हमको बैराज का पता ही नहीं था। आपके दिल्ली में 3 बैराज हैं, सारे दिल्ली वाले जानते होंगे। जिस मुख्यमंत्री के स्टेट में 3 बैराज हैं, उसको पता ही नहीं कि बैराज काम कैसे करता है। और आप इंजीनियर हैं, आप सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं। बहरहाल एनडीआरएफ कहीं भी आप देखिए 2016 के बाद कोई भी ऐसी घटना हुई है, मैं ये नहीं कह रहा कि 2006 से 2016 तक एनडीआरएफ काम नहीं करती थी, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन में कमी थी, क्योंकि कोई ऐसी नेशनल पॉलिसी नहीं थी टुवर्ड्स नेचुरल कैलेमिटी। लेकिन जब नेशनल पॉलिसी बन जाती है तो आपको पता होता है, क्योंकि देखिए आपदा कहीं आई, तुरंत उठना होता है। उसमें यह नहीं होता है कि जिले के कलेक्टर को लिखा जाए और गाड़ी की व्यवस्था की जाए, पेट्रोल कहां से आएगा, डीजल कहां से आएगा, बेलचा कहां से आएगा, डॉक्टर कौन होगा, बिल्कुल नहीं। यानी पहले से एक मॉड्यूल तैयार होता है, केवल उसको स्टार्ट करना होता है। आप कारपोरेट की लैंग्वेज में उसको टर्न की प्रोजेक्ट कह सकते हैं। बिल्कुल आपने चाबी घुमानी है और पूरा काम शुरू हो जाना चाहिए। एक नेशनल पॉलिसी जब रहती है तो उनके अपने फंड होते हैं, उनको पता है कि कहां रिपोर्ट करना है, किससे क्या कोऑर्डिनेशन लेना है। और राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में होम मिनिस्ट्री, महत्वपूर्ण यह है कि होम मिनिस्ट्री के तहत बैठा हुआ, काम कर रहा हुआ एक वॉर रूम इन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करता है। यही वजह है कि नेशनल पॉलिसी आने के बाद 2016 के बाद कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा हुई नहीं कि जब तक मीडिया, देखिए इस देश में मीडिया का कैमरा तो हर जगह तुरंत पहुंचता है ना। सेक्टर 16 की जो टीआरपी खोर मीडिया है, उनमें आपस में इसी बात की वार है कि कौन सबसे पहले और कौन सबसे तेज। तो आप 2016 से मीडिया वहीं पहुंचता है जहां वो कन्वीनियंटली पहुंच सकता है। अच्छी बात है, जहां रास्ता होगा बेचारे वहीं पहुंचेंगे ना। कैमरामैन भी तो हम आप जैसे आदमी हैं, तो जहां रास्ता ही नहीं होगा वहां कैसे पहुंचेंगे। तो बहरहाल 2016 के बाद ये लगातार देखा गया है कि कहीं भी कोई आपदा हुई नहीं कि मीडिया कैमरे पहुंचने से ठीक पहले ही एनडीआरएफ के जवान वहां पर आपको दिखाई दे जाते हैं 99.99% केसेस में। दिल्ली के नीरो जब आरोपों की बांसुरी बजा रहे थे केंद्र सरकार पर और पड़ोसी राज्यों पर, उन्होंने पंजाब का नाम नहीं लिया। हिमाचल का पानी अगर हरियाणा में आया है तो वाया पंजाब होके आया है, बहुत सारा पानी। पंजाब का नाम नहीं लिया। तो दिल्ली का नीरो जब आरोपों की घृणित सस्ती राजनीति की बंसी बजा रहा था, उस समय एनडीआरएफ दिल्ली के उन तमाम इलाकों में तैनात थी और काम कर रही है, जिसको सारे लोग देख रहे हैं। कश्मीर में बाढ़ आई, एनडीआरएफ वहां पर थी। कोविड का समय याद कीजिए, कोविड के उस कठिन समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कहीं पहली बार निकले थे तो बंगाल की त्रासदी, जब बंगाल में चक्रवात आया था, एनडीआरएफ वहां पर मौजूद थी। जी। उड़ीसा भी गए। तो अच्छा, एनडीआरएफ सिर्फ इतना ही नहीं करती है कि जाके वहां पर समय से बचाव कर ले, बल्कि वह पहली ऐसी सूत्र होता है जो मौके पर जाके सरकार को प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है कि क्लैमिटी कैसी है, कितनी बड़ी है। तो उसमें क्या होता है कि सरकार को जो राहत और पुनर्वास के काम हैं, उनमें एक असेसमेंट, पहला असेसमेंट ग्राउंड जीरो से मिल रहा होता है और ऑथेंटिक सोर्स से मिल रहा होता है, एक्सपर्ट से मिल रहा होता है। एनडीआरएफ सिर्फ उतना ही नहीं है कि वो रबर की नाव लेके बाढ़ में घुस जाते हैं। और कश्मीर से इस तरह के भी फोटो आपको याद होंगे, जहां तटबंध कट गए थे, वहां पर जवान लेट के रास्ता बना रहे थे, है ना। केदारनाथ की आपदा हो, आप उस समय भी उनको देख रहे थे। उसके बाद हर आपदा में आप देखते हैं। तो देखिए ऐसा है, हम यहां एनडीआरएफ के काम गिनाने नहीं बैठे, लेकिन हाँ, अपने नागरिकों, अपने देश, अपने समाज और अपने संसाधनों, देखिए बाढ़ या कोई राष्ट्रीय आपदा आती है तो उसमें केवल व्यक्ति ही, मानव जीवन का ही नुकसान नहीं होता है संदीप जी। उसमें घर टूटते हैं, उसमें सरकार के बनाए हुए बांध टूटते हैं,
पूरे हिमाचल में जो तमाम पुल लोग, जो सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं, लगभग लोग कह रहे हैं कि साहब 80-90% पुल टूट चुके हैं। और आपने देखा होगा कि 400 कुछ करोड़ रुपए, 450 करोड़ के आसपास कल ही हिमाचल को अलॉट किया है, घोषणा किया है केंद्र सरकार ने। तो ये तुरंत आकलन कहां से होता है? कोई बैठ के अचानक आसमान से ऐसे 480 या 450, जो भी हो सकता है, मेरी फिगर ऊपर नीचे हो, क्योंकि कल ही मुझे सूचना मिली है। ये एनडीआरएफ का रोल होता है उसमें। होता है ना कि मान लीजिए कहीं कोई घटना हो गई और अवनीश अगर संजोग से सबसे पहले पहुंचे, तो संदीप जी को सबसे पहली सूचना अवनीश देंगे, भाई साहब यहां तो इस लेवल की दिक्कत हो गई है, और कम से कम 4 आदमी भेजिए जी, और इतने पैसे भेजिए, फलाने डॉक्टर को फोन कर दीजिए। ये काम करती है एनडीआरएफ। और ये तब बहुत अच्छे से हो पाता है जब एक किसी भी समस्या के प्रति एक राष्ट्रीय सोच होती है, और राष्ट्रीय सोच जब होती है, इसलिए नेशनल पॉलिसी होती है। जी नहीं, राष्ट्रीय सोच तो होती है, पर जैसा आपने कहा कि 2016 में ये पॉलिसी लाई गई, ऑफ कोर्स पीएम मोदी का ही विजन रहा होगा, और उसमें उनका अपना बहुत बड़ा से रहा होगा, क्योंकि आपने ये भी बताया कि कोविड के लॉकडाउन के बाद और ये सेकेंड वेव के लॉकडाउन के बाद जब पहली बार वो निकले थे, जब अपने सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा था, जब पहली बार वो निकले थे, वो पहली बार वहां गए जब बंगाल और उड़ीसा में चक्रवात आ रहा था। ही न्यू कि अगर मैं नहीं निकलूंगा तो कोई नहीं निकलेगा, और ये चक्रवात कितना बुरा असर छोड़ के जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ का लॉकडाउन था, ये था वो था। तो जब प्रधानमंत्री जमीन पे है तो बहुत लोग जमीन पे अपने आप आ जाते हैं। इसका मतलब है कि उनके लिए ये प्रायोरिटी है। आपदा प्रबंधन एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि हमने उनको हर आपदा में तत्काल, अभी कुछ दिन पहले गुजरात में जब चक्रवात आया था, ही वाज देयर। बिल्कुल। तो ये सारे, मतलब ऐसा आपने जैसे बताते हैं ना कि ये तो किसी भी समय आ सकता है, तो हो सकता है उनके बहुत सारे कार्यक्रम तय हों पहले से, जी, उनको कैंसिल करके वो जाते होंगे वहां पे ना, कि प्रायोरिटी है कि मैं ये नहीं होने दूंगा कि मैं आपदा आई है लेकिन उसमें मनुष्य का जीवन का जन का नुकसान नहीं होगा, जो इंसानों के कुछ न करने की वजह से, या उस आपदा को जब कुछ लोग अपने भ्रष्टाचार का अवसर बना लेते हैं, उसकी वजह से जो है वहां बहुत बड़ी तकलीफ हो। जैसे आपने 2006 से 2016 के बीच की बात की, एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, केदारनाथ में बाढ़ आई थी, हमें याद है उस समय, क्योंकि उस समय बताया जा रहा था कि नदियों में लाशें बह के आ रही थी, इतना बुरा हाल था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी कहीं बाहर गए हुए थे, दिल्ली से कुछ खाद्य पदार्थ और ट्रकों में जाने थे, ये लोग 2 दिन बाद आए थे सर, और जब ये आए, जब इन्होंने झंडा दिखाया, तब वो ट्रक चले वहां से खाद्य सामग्री वगैरह लेके, 2 या 3 दिन बाद की बात। उसके बाद वो ट्रक कहीं रास्ते में रुक गया, क्योंकि डीजल नहीं था उनके पास, उनको वहां पहुंचना ही नहीं था जहां के लिए वो निकले थे। और हमें ये याद है कि उत्तराखंड में लोगों ने फिर जिसको जो जैसे मौका मिला उसने लूटा, कि पानी की बोतलें भी 200-300 रुपए की बिक रही थी, और क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तो बात तो नियत की भी है ना सर, बात तो एक आपके अंदर के मानवता की भी है। भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अक्सर दिख जाता है कि भाई आपदा में सबसे आगे रहते हैं ये लोग, और जैसा कि आपसे जब बात हो रही थी, आपने ही बताया कि 2001 में तो एक बहुत बड़ी कैलामिटी से प्रधानमंत्री खुद गुजरे हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे, नए मुख्यमंत्री बने थे। उसके बारे में बताया सर। भुज का भूकंप। जी, होता है ना कि आदमी की एक दृष्टि बनती है, और बड़ी मजबूत दृष्टि बनती है जब वो खुद किसी चीज से दो चार हुआ हो। तो संभवतः जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के आपदा प्रबंधन के बारे में ये साफ और बड़ी मजबूत दृष्टि बनी हुई है, वो एक मुख्यमंत्री के रूप में सबसे पहले जो उन्होंने सामना किया वो प्राकृतिक आपदा थी, भुज का भूकंप, और कितने बड़े स्केल पे वो भूकंप था। और वो तो एक हिस्ट्री है कि कैसे उसका पुनर्वास हुआ और कैसे उस भुज का पुनर्निर्माण हुआ, तो वो अलग इशू है। अब जरा देखिए, जिस 13 जून के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति की जो बैठक अभी हुई है 13 जून को, जब हम ये आज 16 जुलाई है बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको 3 हाईलाइट पॉइंट बताए थे, जरा उसी में देखिए कि एक और डिसीजन क्या हुआ और किस तरह से क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, विजन ही सिर्फ काफी नहीं होता है,
एक अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी क्लियर होनी चाहिए, और वो वैज्ञानिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जब आप किसी इस तरह क्लैमिटीज की बात कर रहे हैं। उस बैठक में प्रधानमंत्री के मौजूदगी में ये रिकॉर्ड किया गया, ऑन रिकॉर्ड लाया गया कि पिछले 5 सालों में आपदाओं का स्वरूप बदला है। उनकी आवृत्ति यानी उनकी आने का फ्रीक्वेंसी और उनकी इंटेंसिटी, तीव्रता, ये दोनों बढ़ी है। और ये हम सब देख रहे हैं, बाढ़ आ रही है तो बड़ा जबरदस्त आ रही है, बारिश हो रही है तो बिल्कुल नहीं हो रही है तो बहुत तीव्र हो रही है। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि तैयारियों को और ज्यादा शार्प और ज्यादा विस्तारित यानी व्यापक बनाने की जरूरत है। साथ में ये भी रिकॉर्डेड हुआ कि नई नई जगहों पे नई नई तरह की आपदाएं आ रही हैं, इसलिए तैयार रहना होगा। और ये साफ उस नीति वाली बैठक में तय हुआ कि पहले हमारा दृष्टिकोण आपदा के समय राहत केंद्रित होता था और प्रतिक्रियावादी होता था, रिएक्शनरी होता था कि पहले आपदा आ जाए तब हम जाएंगे। लेकिन पिछले 9 सालों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति आने के बाद पहले ही रोकथाम शुरुआत होती है उसकी चेतावनी देने से। आप देखते होंगे एडवाइजरी तुरंत आ जाती है। आप उत्तराखंड में देखिए, धंसने की परंपरा शुरू हुई उत्तरकाशी में, सबसे पहले ठीक है उसकी जो है स्थानीय स्तर पर तमाम विरोधी द्वारा ये कि मकान खाली कराया जा रहे हैं, मकान खाली कराए जा रहे हैं। आप देखें तो चेतावनी सबसे पहले आ जाती है, एडवाइजरी सबसे पहले जारी हो जाती है। तो ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया गया कि सबसे पहले चेतावनी प्रणाली विकसित कर ली जाए, उसके बाद रोकथाम किया जाए कि आपदा कम से कम नुकसान दे, फिर उसके बाद उस आपदा का शमन किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए जमीनी स्तर पर। और 350 जिले ऐसे आइडेंटिफाइड किए जा चुके हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति में जो टॉप डेंजर डिस्ट्रिक्ट हैं नेचुरल क्लैमिटीज के मामले में। तो वहां एक ज्यादा फोकस्ड काम, और उसी के साथ 1 लाख वॉलेंटियर्स को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 27-28 हजार वॉलेंटियर्स ऑलरेडी तैयार हैं। आपने अभी आरएसएस की बात की, स्वयंसेवकों की, यहां स्वयंसेवक 1 लाख स्वयंसेवकों को और जोड़ने का, यहां स्वयंसेवक से मतलब आरएसएस का कार्डर नहीं, वॉलेंटियर, सोशल वॉलेंटियर्स। और बजट का एलोकेशन अगर आप देखेंगे तो 2013-14 में जो बजट 35,585 करोड़ रुपए का था नेशनल डिजास्टर्स का, वो अब इस समय 1,04,704 करोड़ रुपए का है। एनडीआरएफ से जारी जो राशि हुई है, जो एनडीआरएफ ने अपने फंड से आपदा के समय रिलीज किया है, वो 2013-14 में अगर उसका आंकड़ा था 25,000 करोड़ रुपए, तो आज आप जब बात कर रहे हैं तो वो आंकड़ा हो चुका है 77,000 करोड़ रुपए। ये एनडीआरएफ ने खुद के एलोकेटेड फंड से खर्चा किया है। इसमें समय समय पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो एडिशनल बजट होता है, जो अनाउंसमेंट होता है, वो शामिल नहीं है। तो ये एक, जब तक नेशनल स्तर पर एक ऐसी सोच नहीं आएगी, जो कि देखिए आपदा को हमने शुरुआत में कहा ना, रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ उसकी समय पे चेतावनी दी जा सकती है ना कि अमीश जी फलाने रास्ते से मत जाइएगा, वहां खतरा है। इसमें ये भी है सर कि साल के कुछ महीने में पता होता है ना कि इस महीने में यहाँ पर, जो कि एक पैटर्न भी है, तो पैटर्न पहचान के आदमी अपनी तैयारी पहले से रख सकता है। जैसे यही वजह है जी, बिल्कुल। मैं एक वीडियो देख रहा था दिल्ली से, दिल्ली का एक वीडियो था, उसमें एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी वो इलाका था, जहां पर एक पूरी मार्केट जो है वो सबमर्ज हो गई थी पानी में, 10-12 फुट पानी बिल्कुल लगा हुआ है, और कपड़े की मार्केट है कोई। तो वहां के शॉपकीपर्स जो है वो धीरे धीरे अपनी पन्नियां निकाल के ले जा रहे थे। तो बाइट में ये उन्होंने बताया कि साहब हर साल ये तो बताया जाता था कि इतना पानी आ सकता है, या हम लोग थोड़ा बहुत कर लेते थे, इस साल तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं आई, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ बताया नहीं। तो देखिए दिल्ली की बात है ना, मैं फिर वापस वहीं चला जाऊंगा। वो तो सर आपदा में अवसर वाले महंतम खिलाड़ी हैं। कोविड का उदाहरण है, जहां रात के अंधेरे में अनाउंस करा दिया गया कि यूपी बॉर्डर पे बसें खड़ी हैं। तो एक ऐसी अमानवीय दृष्टि की सरकार जो बाढ़ में भी
नेचुरल कैलेमिटी में भी। अब साहब आप ये बताइए, हर चीज तो किसी पार्टियों की होने लगी, अब क्या बाढ़, भूकंप, बारिश ये भी भाजपा ही होने लगी? जरा सोचें, सर ये जब वैक्सीन किस अरे सर जब स्तर की ये। सर जब वैक्सीन भाजपाई हो सकती है, अखिलेश यादव ने कहा था कोविड जैसी मतलब भीषणतम विश्व की सबसे बड़ी समस्या जो सैकड़ों साल में एक बार आई थी, उसमें अगले ने आके ये कह दिया कि भाई वैक्सीन नहीं लगवाएंगे हम, ये तो भाजपा की वैक्सीन है। तो उसके कहने का मतलब क्या था कि कोई मत लगवाओ। भाई वो मैसेज दे रहे हैं ना कि आप मत लगवाओ, और अपने ठीक वोट बात। बैंक को आदमी अपना नेतृत्व जो है मैसेज देता है कि आप मत लगवाओ। मत लगवाने का मतलब क्या है कि अभी और आफत आने दो यार। अभी कहाँ आफत से बच कैसे जाएंगे, हमको तो आफत चाहिए। सर होता क्या है, कुछ लोगों की नीयत में जो आपने अमानवीयता कही है ना, तो जब आपदा आती वो दूसरे की तकलीफ में अपने लिए अवसर ढूंढते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है ना, ये इस प्रकार के लोगों की प्रवृत्ति है। इसीलिए कि आपने कहा नीति नहीं थी, नीति इसीलिए नहीं थी कि क्योंकि हर बार आपदा आती थी उसके लिए बजट रिलीज होता था, सारा बजट जेब में चला जाता था, काम हो चाहे ना हो जमीन पे। भाई कितने बाढ़ राहत फंड दिए जाते थे स्टेट गवर्नमेंट्स को, और मतलब उन जिलों में बाढ़ राहत के क्या फंड नहीं जाते थे? बिल्कुल जाते थे, खा जाते थे लोग। बिहार में कोसी एक शोक नदी के रूप में, नदी को बताइए शोक बता दिया गया। कहाँ से लाए ये लोग? इजिप्ट से लेके चले आए कि आपका द सॉरो ऑफ बंगाल, आपका ब्रह्मपुत्र को सॉरो ऑफ। भाई नदी क्या शोक लेके आती है? नदी जीवन लेके आती है। शोक आपने बनाया है क्योंकि आप वहां पे घर बना रहे हैं बेतरतीब। कोई भी लेखपाल कहीं भी कुछ भी रजिस्ट्री कर दे रहा है। तालाबों में तो घर बन रहे हैं सर, हमें पता है। मतलब कई बेंगलोर में जो बाढ़ आई थी, चेन्नई में बाढ़ आई थी, मुंबई में जल भरा हुआ था जुलाई के दौरान 2006 में। ये कहाँ से आ रहा है? ये तो मैन मेड है, ये विशुद्ध मैन मेड है। यहाँ पे अभी अब और मैं बताता हूँ, जैसे ऑन सोशल मीडिया क्लियर कट कंपैरिजन चल रहा है कि अरे नोएडा में तो कोई जल भराव है ही नहीं यार, गुड़गांव में बहुत सारा जल भराव है। नोएडा ने बीट कर दिया दिल्ली और गुड़गांव को। बेसिक है सर, मैंने लखनऊ में देखा है, बारिश आने से पहले सारी नालियों की सफाई हुई, कचरा निकाला गया, बड़े नालों की भी सफाई हुई, कचरा निकाला गया, ये काम किया गया। होता क्या, इसके लिए जो बजट एलोकेटेड है, अब वो तो मजेदार बजट है, उसमें तो कोई देख भी नहीं सकता, जाके चेकिंग भी नहीं कर सकता कि काम हुआ था कि नहीं हुआ था। बजट तो ये दिल्ली में भी एलोकेट हुआ होगा कि नालियों की सफाई के लिए, नालों की सफाई के लिए बजट एलोकेट किया गया होगा। वो बजट चला गया होगा विज्ञापन के रूप में मीडिया के पास, और काफी कुछ जेब में रख लिया गया होगा कि भाई जब हम जूझेंगे तब देख लेना, बचा लेना हमको। तो जहां सफाई हुई है, जहां कचरा निकाला गया, सर पानी बहेगा ना। पानी अगर आया है तो पानी को एक जगह रास्ता मिलेगा, पानी बहेगा। तो नेचुरल प्रोसेस में आईआईटीएन का होने का या कहीं पढ़ा लिखा या कुछ भी, ये तो नेचुरल है। तो इसमें क्या है, आप अगर बेसिक्स पे भी अगर अपने काम कर ले, जिसको नहीं करना है उसको तो मजा लेना है, उसको तो बजट अपनी जेब में रख लेना है। वो तो कहीं और फ्लैट बना लेगा, वो 52 करोड़ की संपत्ति बना लेगा मनीष सिसोदिया टाइप, जो बाद में ईडी ढूंढे कि कहाँ से निकाले इनकी जेब से हम। तो कहने का मतलब ये है कि, और ये पहले भी होता था सर। क्या यहाँ आजम खां जब नगर विकास मंत्री थे तब क्या बाढ़ नहीं आई थी? तब क्या होता था यहाँ पे? उस समय तो हम यहाँ रहे हैं ना, हमने देखा है। खैर, तो अभी बेसिक सफाई हुई है, पानी ज्यादा बरस रहा है तो जल भराव थोड़ी देर के लिए हो रहा है, लेकिन अगर उसको रास्ता मिल जा रहा है तो वो निकल जा रहा है। अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, अब यही थोड़ा प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम हो, जहाँ पे आपके घर बनाने की अनुमति उन जगहों पर ना दी जाए जहाँ पे जल भराव होने का या जहाँ पे पानी आने के चांसेस है, तो जाहिर सी बात है कि वो दिक्कत आदमी जनता फेस नहीं करेगी। लेकिन यदि बेतरतीब तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं भी कुछ भी बन रहा है, तो भाई तो घरों फिर अगर प्लान डेवलपमेंट नहीं है तो नालियां टेढ़ी मेढ़ी, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, कुछ भी हो रहा है, कैसे भी घर बन रहे हैं, तो वहां तो जल भराव होगा ही होगा। क्योंकि आप लो लाइन, सर मैं तालाबों में तो घर बनते हैं यहाँ पे, तो सारे के सारा तालाब आप पाट देते हैं। जब पाट देंगे तो बैंगलोर जैसा हाल हो जाएगा कि जल भराव होगा। जो तालाबों का शहर था, या लखनऊ भी तालाबों का शहर था, या जहां जहां भी है अभी। इसीलिए अब इसमें वही बात आती है सर कि केंद्र सरकार ने अब एक अमृत 2.0 में योजना निकाली है, अमृत सरोवर। हर जिले में 75 तालाब बनाए जा रहे हैं, और इस समय आई नो फॉर अ फैक्ट कि डीपीआर बन के जा चुकी हैं कि तालाबों का संरक्षण होगा, बाउंड्री बनेगी, तालाबों को रिचार्ज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जल भर। भाई
प्राकृतिक व्यवस्था तो यही थी ना यहाँ पर। ये पूरा एरिया जो वाटर रिच है, यहाँ तालाब ही तालाब है। यहाँ से जब पश्चिमी यूपी से शुरू होता है तो बंगाल तक जाता है तालाबों का पूरा सिस्टम। तो ये किस लिए है? ये आपका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर आप इस पे घर बना लेंगे तो भाई आप पे पानी आएगा, क्योंकि वो लो लाइंग एरिया है। अब उनका संरक्षण हो रहा है, जो बचे हुए हैं, जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसमें तालाबों को भी एक स्पेस देने की बात हो रही है। और उसके लिए प्रोजेक्ट बकायदा बजट सैंक्शन हो रहे हैं, किया जा रहा है, पब्लिक एरिया की तरह यूज किया जाएगा। तो जहां नियत है, जहां मानवीयता है, वहां ये सब काम होगा। वहां नाली की सफाई भी होगी, वहां पानी निकल जाएगा नोएडा की तरह। वहां पे घाघरा में बाढ़ नहीं आती आती तो घाघरा में क्या नदियां, भाई हम तो सर ऐसी जगह पे बैठे हैं जो वर्ल्ड का मोस्ट वाटर रिच प्लेस है। हिमालय से आप गूगल मैप देख लीजिए, क्या नदियां निकल रही हैं, हर 100 किलोमीटर पे नदियां निकल रही हैं, पानी ही पानी आ रहा है। पर यह दुर्व्यवस्था, अव्यवस्था यहाँ नहीं है ना। अब मैं बताऊं सर, 4-5 साल पहले जब योगी जी शुरू शुरू में आए थे, तब ये यहाँ घोषित करने की बहुत कोशिश की गई कि हाँ अव्यवस्था है, बाढ़ आ रही है। ये 5-6 साल पहले मीडिया में बहराइच, गोंडा और इन सब इलाकों का भी पूरा जिक्र होता था कि अरे यहाँ तो नदी कटान हो रही, सरकार नहीं पहुंची है वो। अब कोई सुनने को नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। यूपी गुजरात पे तो सर मीडिया गिद्ध की निगाह लेके बैठी हुई है ना, कि यहाँ बस एक गलती हो जाए। बंगाल में भले सैकड़ों लोग मर जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। बिहार में भले पुलिस पीट पीट के एक आदमी मार दे, कोई मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांगेगा। लेकिन यूपी में खालिस्तानी अगर गाड़ी रोक के किसी को मारना चाह रहे हैं, और वो आदमी अपनी आत्मरक्षा में गाड़ी आगे बढ़ाता है और कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो पहले उस जिसने अपनी जान बचाई है उस फिर उसके बाद उस गाड़ी से खींच के 4 लोग को पीट पीट के वीडियो पे मार दिया गया, उसकी कोई बात नहीं करेगा। तो ये जो गिद्ध दृष्टि है, उनको कुछ यूपी गुजरात या भाजपा शासित प्रदेशों से कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं ठीक की जा रही हैं। जो आपदा प्रबंधन का पहला काम है, जो आपने प्रोएक्टिव बेसिस की बात की, मैंने ये बात इतनी सारी इसलिए की क्योंकि जो आपने कहा कि प्रोएक्टिव बेसिस पे जो काम हो रहे हैं, कि जहाँ पैटर्न पता है कि यहाँ पे इस तरीके की, इस लोकेशन पे इस तरीके की, जो आपने बताया कि जिले चिन्हित किए जा चुके हैं कि कहाँ पे किस प्रकार की अव्यवस्था हो सकती है या आपदा आ सकती है, तो वहां पैटर्न पता करके प्रोएक्टिव बेसिस पे काम हो रहा है। प्रोएक्टिव बेसिस पे कभी काम हुआ भी नहीं था सर यहाँ। तो यही एक मतलब अब हम इसका असर भी देख रहे हैं, अपने जनजीवन पे देख रहे हैं। भाई मैं क्यों बात करूं इस बारे में, क्योंकि ये मेरी लाइफ को, मेरे परिवार की लाइफ को अफेक्ट करता है। यही पानी रुक जाएगा तो यही बीमारी बनेगी, इसी से मलेरिया, टाइफाइड, दुनिया भर की 100 बीमारियां होंगी। फिर अस्पताल फुल हो जाएंगे, फिर वहां पे किसी को वो नहीं मिलेगा। तो एक आपदा, एक सिंगल आपदा थोड़ी है। आप अगर उसको रोक देते हैं तो वो 10 आपदाओं को पैदा होने से रोकती है, अगर आपने उसको वहीं कंट्रोल कर लिया। यहाँ क्या है था पहले, कि नहीं, पहले एक आपदा आएगी, उसमें उसका बजट पहले जेब में लिया जाएगा, फिर उसका भाई एनआरएचएम, फिर हेल्थ मिनिस्ट्री को बजट जाता है, वो फिर जेब में चला जाता है, जनता मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब जहां पर मानवीयता है, जिसकी नेतृत्व की सोच में, जीवन में, दिल में, आत्मा में मानवीयता है, इतनी मानवीयता है कि तुर्की जैसे देश जो भारत के हमेशा खिलाफ खड़े रहे, हमेशा, आज भी खड़े हैं, कोई सुधार नहीं हुआ एर्दोगान के सोच में, वहां जब भूकंप आता है तो सबसे पहले पहुंचने वाला जो होता है वो भारत का एनडीआरएफ है। तुर्की के अपने लोग शायद उतनी तेजी से वहां ना पहुंच पाए हों, आई डोंट नो, मतलब लेकिन जो विश्व से कहीं से भी कोई मदद, और सिर्फ बात ये नहीं कि सर सामान भेज दिया, पैसा भेज दिया, यहाँ के लोग गए हैं, एनडीआरएफ पूरी टीम लेके गए हैं कि भूकंप, जो इतना मैसिव भूकंप आया है, उसमें हम कैसे लोगों को जिंदा निकालें। वो वीडियोस हमारे, और इसी यहीं पे मोदी जी का व्यक्तिगत अपना आता है कि जब ऑपरेशन दोस्त करके एनडीआरएफ की टीम लौटी है तो सबसे व्यक्तिगत मिले हैं वो, उन्होंने बताया है कि ये कितना जरूरी काम आपने किया, तारीफ की उनकी खड़े होके कि आपने, अगर मेरे कहने पे आप विश्व में किसी और देश में जाके अपनी जान जोखिम में जाके ये काम कर रहे हैं, कोई फ्रेंडली कंट्री तो है नहीं, जब देखो खिलाफ में खड़ा रहता है। और खिलाफ में तो छोड़ दीजिए सर, हमारे दुश्मन के साथ में खड़ा रहता है। ऐसी जगह भी मदद पहुंचाई गई है। वैक्सीन मैत्री तो अपने आप में एक काम है, उस पर वो तो एक अलग विषय है, उस पर तो बातचीत अलग से होगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये भाई नेतृत्व में मानवीयता तो चाहिए। तो ये मेरा एक
छोटा सा अपनी बात थी, और इसमें आप सर अगर कंक्लूडिंग रिमार्क्स कुछ दे सके तो मैं जी प्लीज टेक संदीप योर जी, टाइम, आपने प्लीज टेक नहीं, योर टाइम। आपने 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 काफी इसको बहुत अच्छे से, और सिर्फ भारत की जमीन से ही नहीं, बाढ़ से ही नहीं, और इसको आपने अंततः जो है वो तुर्की में ले जाके कंक्लूड किया। तो ये वहीं से आपने उसी बात को विस्तार दिया जो मैं कहना चाह रहा था, कि किस तरीके से एक संपूर्ण, न सिर्फ राष्ट्रव्यापी, बल्कि अ, अपने आसपास भी इस तरह की एक जिसको कहते हैं ना संपूर्ण चेतना हो, और एक बड़ी क्लियर कट विजन हो, और उसके साथ अगर उसकी वैज्ञानिक तरीके से संसाधन से परिपूर्ण अगर एक तैयारी हो, तो आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके से किया जा सकता है, जिसको कि भारत लगातार करके दिखा रहा है। हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि 2016 में जो राष्ट्रीय आपदा नीति बनी है, अभी बीते 13 जून को जो उसकी बैठक हुई है, और इस तरीके से हर धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में 9 सालों में इतनी एक आदत लगी है, और कुछ समय बाद तो बिल्कुल एक आदत लग जाती है ना, और एक सिस्टम बिल्कुल वो कल्चर में तब्दील हो जाता है। आज हमारी मिलिट्री को किसी नए मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। हमारी भारतीय सेना ऑलरेडी मोटिवेटेड हर समय रहती है, 24/7 रहती है, हर सेकेंड खड़ा रहने को तैयार होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उसके डीएनए में आ चुका है। तो उसी तरह एनडीआरएफ एक पूरी संस्कृति बन जाएगी, एक संस्था की जगह जब संस्कृति बन जाएगी, तो सोते हुए भी आप देखिए ना कि आपके आंख पे कोई चोट होती है, आपके आंख की तरफ कोई चीज आती है, एक मानवीय वो है, तो आंख अपने आप पलक झपका लेती है। ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा नहीं है कि हाथों को ले जाना पड़ता है और पलक को नीचे करना पड़ता है, बिल्कुल नहीं। हम इस समय आपसे बात कर रहे हैं और लगातार पलकें झपक रही हैं, कई कारणों से और झपकती हैं, लेकिन कोई चीज अगर इधर आए तो तुरंत झपकती है। तो ये तब होता है जब वो संस्कृति बन जाती है, यानी कल्चर हो जाता है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के बाद लगातार इस तरह की अगर नेचुरल कैलेमिटीज आ रही हैं या आने वाली हैं, जिनको हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसका बेहतर प्रबंधन जरूर कर सकते हैं, और प्रोएक्टिव प्रबंधन कर सकते हैं। आपने काफी कुछ अच्छे तरीके से कंक्लूड किया, मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके माध्यम से हमें एनडीआरएफ के बारे में काफी जानकारियां पता चली, प्लस जो तथ्यपरक बातें आपने बताई कि कब इसका सृजन हुआ, कब एक्चुअली नीति बनी, 2006 में सृजन हुआ, 2016 में नीति बनी, और जो इसकी बेसिक्स थी, जो इसकी अंडरलाइन मतलब जो टेक्निकलिटीज हैं, वो आपने बताया कि होम डिपार्टमेंट के अंदर एक ऐसे एडवाइजरी जाती है। और ये सब क्या है सर, ये हो सकता है टेक्निकलिटीज हो, पर ये इनका जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये हमारे आपके जनता के जीवन से जुड़ी हुई हैं। यह आपदा ऐसा नहीं है कि किसी सिर्फ हिमाचल में आई है, यह बहकर आपके जीवन तक भी आ सकती है, दिल्ली तक आई है, कहीं और भी जा सकती है, और भी। और भविष्य में मतलब जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि तीव्रता बढ़ी है और इंटेंसिटी बढ़ी है, इस पे भी जो साइंटिफिक तरीके से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और सरकार तक पहुंचाया जा रहा है, और अगले साल उसकी तैयारी हो रही है, इसका मतलब है कि ये किसके लिए हो रहा है? हमारे आपके लिए तो हो रहा है सर, कि हमारे आपके जीवन में इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सुविधाएं तो बढ़े, पर उन सुविधाओं में कहीं कोई ब्रेक न लगे किसी आपदा की वजह से। तो शायद इसीलिए सारे काम हो रहे हैं, और इस पे इसीलिए बात करना और जानकारी शेयर करना मुझे लगा कि बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे, ये सिर्फ एक वीडियो की बात नहीं है, ये इसमें और भी कई सारी जानकारियां हैं जिसपे हम और भी आगे बात करेंगे। तो अवनीश सर का आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपके माध्यम से हमने एक बहुत जरूरी विषय पर, और ये इतना जरूरी विषय है कि इस पे हमने किसी और को कुछ कहते हुए सुना ही नहीं। ये इतना जरूरी विषय है कि कहीं ठीक है। जो मीडिया दिन भर दिल्ली में पानी में खड़ा है, कहीं गोते लगा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको तमीज नहीं है कि ये एक बात कह सके कि जो मैनेजमेंट हुआ है उसकी भी बात कहीं सामने ला सके। नौटंकी करा लो इनसे बस। खैर, इस नोट पर आज हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। दर्शकों, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये जानकारियां, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ या कहीं भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, और हमारे इस चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। हम अन्य बहुत सारे अच्छे विषयों के साथ, जिन पे कम, जो मीडिया आपको नहीं नहीं बताता है, उस पे हम उन विषयों को लेके आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।